नमस्ते दोस्तों। हमने हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स में बैटल ऑफ बक्सर, एंग्लो मैसूर वॉर्स और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंग्लो मराठा वॉर। इस मॉडर्न हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज शुरू करते हैं एंग्लो मराठा वॉर। अगर आपको ये वीडियोस और ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं एंग्लो मराठा वॉर। देखो, आप मेरे साथ ही रहना। कभी आप सोचो कि हमें ज़्यादा आता है। मैं जानता हूँ ये जो एंग्लो मराठा वॉर है ये बहुत ज़्यादा वाइड है और जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें और भी एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाहिए तो आप कहीं भी से भी पढ़ सकते हो, किसी भी बुक से पढ़ सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम में मराठास के बारे में इतना ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। और ये मेरा खुद का भी कंसर्न रहेगा कि जब आपने मेडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत के बारे में इतनी सारी चीज़ें दे रखी हैं तो मराठास के बारे में क्यों नहीं दे रखी। ठीक है, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो इनफ रहेगा आपके यूपीएससी की जर्नी के लिए। अगर आप कोई और सोर्स इस्तेमाल करना चाह रहे हो या देखना चाह रहे हो तो आप मोस्ट वेलकम हो, आप कर सकते हो वो चीज़। ठीक है, एंग्लो मराठा वॉर समझने से पहले आपको है ना थोड़ी सी मराठा हिस्ट्री के बारे में समझना पड़ेगा। थोड़ी सी मराठा हिस्ट्री के बारे में समझते हैं हम लोग। ये है क्या चीज़। देखो, हुआ क्या था, मैं एक एक करके एक एक पॉइंट लिखता हुआ जाऊंगा, स्टोरी बताते हुए जाऊंगा, आप उस पॉइंट को नोट करते हुए जाना और मेरे साथ बने रहना। ठीक है, देखो हुआ क्या था। 14th सेंचुरी से ही, सिंस 14th सेंचुरी जो डेक्कन का वेस्टर्न एरिया था ना, देखो जैसे ये सपोज करो डेक्कन है और इसका जो ये वेस्टर्न एरिया है, यहां पे जो रूल था ना वो था इस्लामिक सल्तनत का रूल। किसका रूल था? इस्लामिक सल्तनत। इतना समझ में आया? बहुत बढ़िया। ये इस्लामिक सल्तनत जिनका रूल दिल्ली में था ना, उनका ही रूल था यहां पे भी डेक्कन के वेस्टर्न एरिया में। लेकिन 1645 में शिवाजी महाराज ने एक मुहिम शुरू करी, एक मूवमेंट शुरू की। क्या शुरू की? एक मूवमेंट शुरू की कि भाई हम है ना इस इस्लामिक सल्तनत को आजाद करवाएंगे, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनवाएंगे। ठीक है, मूवमेंट स्टार्टेड, ये भी समझ में आया। उसके बाद आगे चल के 1674 के अंदर एक इंडिपेंडेंट हिंदू इमर्ज हुआ वेस्टर्न डेक्कन में ही, एक इमर्ज्ड इंडिपेंडेंट हिंदू स्टेट जिसका नाम पड़ा मराठा। ठीक है, और ये किसने इमर्ज किया था? शिवाजी महाराज ने। अच्छा, यहां पे आप एक चीज याद रख लो कि शिवाजी महाराज ने छत्रपति का जो टाइटल है वो कहां पे लिया था? रायगढ़ फोर्ट करके है एक जगह पुणे में। ठीक है, वहां पे शिवाजी महाराज ने खुद को छत्रपति का टाइटल दिया था। इतनी चीजें क्लियर हुई, यानी कि अब 1674 में जो वेस्टर्न डेक्कन है उसके ऊपर किसका कंट्रोल आ चुका है? मराठास का कंट्रोल आ चुका है। समझ में आया? अब इन छत्रपति महाराज ने क्या किया था, अपने है ना अष्ट प्रधान बनाए हुए थे। अष्ट प्रधान का मतलब ये होता है कि 8 ऐसे मिनिस्टर्स जो बहुत ही ज्यादा शातिर हैं। तो क्या बनाया हुआ था इन्होंने? अष्ट प्रधान। आपको ये याद रखने हैं, आप बुक से याद कर सकते हो, लेकिन अष्ट प्रधान का मतलब होता है 8 मिनिस्टर्स। 8 मिनिस्टर्स की काउंसिल थी, 8 मिनिस्टर, जिसमें सबसे सुपीरियर जो थे वो थे पंत प्रधान, जिन्हें पेशवा भी बोला जाता है, या आप ये मान लो प्राइम मिनिस्टर थे। इतना भी समझ में आया आपको? बहुत बढ़िया। ये मराठा एम्पायर इनके कार्यकाल में बहुत एमर्ज हुआ, यानी कि बहुत प्रॉस्पेरिटी गेन की इन्होंने। उसके बाद इनके ग्रैंडसन आते हैं, इनके ग्रैंडसन। किनके ग्रैंडसन? छत्रपति महाराज के ग्रैंडसन। उनका नाम क्या होता है? शाहू जी महाराज। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा कैपेबल रूलर थे और इन्होंने भी मराठा को ग्रो करने में बहुत हेल्प की और इन्होंने अपना जो एरिया है उसे भी बहुत एक्सटेंड किया। यानी कि मराठा जो एरिया है, टेरिटरी एक्सटेंडेड किन्होंने? शाहूजी महाराज के कार्यकाल में। इन्हीं के कार्यकाल में एक पेशवा हुए और उन पेशवा का जो नाम था वो था बाजीराव वन। बाजीराव वन, इनका जो कार्यकाल था वो था 1720 से लेके 1740 तक। ये इकलौता ऐसा पेशवा था जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में, पूरे कार्यकाल में एक भी लड़ाई नहीं हारी थी। और बाजीराव वन बहुत ही ज्यादा कैपेबल रूलर था। बाजीराव वन ने ही मराठा कॉन्फेडरेसी शुरू की थी। क्या शुरू की थी? मराठा कॉन्फेडरेसी। अब मराठा कॉन्फेडरेसी क्या होती है मैं आपको बता देता हूं।
लिख लेते हैं यहां पे मराठा, ठीक है। मराठा कॉन्फेडरेसी का मतलब ये होता है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग रूलर तो काम करेंगे और अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे, लेकिन वो जो रूलर है, वो जो राजा है, वो मराठा एम्पायर की शरण में ही काम करेगा। तुम तुम्हारे हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन करो, लेकिन तुम मराठा के नाम से ही करोगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बड़ौदा के अंदर, बड़ौदा, इन्होंने दूसरी जगह नागपुर, इन्होंने पुणे, इन्होंने इंदौर और ग्वालियर, यहां पे अपने अपने राजा बैठाए। और उन राजा का क्या नाम था? बड़ौदा के अंदर राज कर रहे थे गायकवाड़, नागपुर के अंदर राज कर रहे थे भोसले, पूना के अंदर पेशवा, इंदौर के अंदर होलकर और ग्वालियर के अंदर सिंधिया, ठीक है। तो इन्होंने ये क्या शुरू करी? मराठा कॉन्फेडरेसी। किसने? बाजीराव वन ने 1720 से लेकर 1740 तक इनका कार्यकाल था। उसके बाद बाजीराव वन की मृत्यु हो जाती है, बाजीराव वन मर जाता है। उनकी जगह जो पेशवा बनते हैं वो बनते हैं बाजीराव वन के बेटे बालाजी बाजीराव। अब ये समझने के लिए आपको बाजीराव वन की थोड़ी हायरार्की समझनी पड़ेगी। देखो यहां पे है, सपोज करो सबसे ऊपर है बाजीराव वन, ठीक है। अब इनके 3 बेटे थे। कितने बेटे थे? कौन कौन? बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहेब भी बोला जाता है, ठीक है। रघुनाथ राव, याद रखना ये नाम, जिसे रघुबा भी बोला जाता है। तीसरा शमशेर, जिन्हें कृष्ण राव भी बोला जाता है। अच्छा, शमशेर मस्तानी के बेटे थे, ये दोनों इनके एक्चुअल बीवी के बेटे थे, ठीक है ना। और यही इनके एक भाई हुए, उनका नाम था चीमाजी अप्पा। इनके जो बेटे थे उनका नाम था सदाशिव राव। इतना समझ में आया आपको? बाजीराव वन के खुद के 3 बेटे थे, एक मस्तानी का था शमशेर कृष्ण राव, और चीमाजी अप्पा के एक बेटे थे सदाशिव राव भाऊ। अब बालाजी बाजीराव की 3 संतान थी। कौन कौन सी 3 संतान थी? देखो सबसे पहले जो नाम आता है वो है विश्वास राव, दूसरा नारायण राव, तीसरा माधव राव। इतना भी आप लोग समझ में आया? अब हुआ क्या, जब 1740 में बाजीराव वन की डेथ हुई, किसने में? 1740 में, तो नए जो वो बनते हैं पेशवा, वो बनते हैं बालाजी बाजीराव। कब बनते हैं पेशवा? अगस्त 1740 में पेशवा की गद्दी पे बैठते हैं। कौन? आलाजी बाजीराव, यानी कि नाना साहेब। इतना भी आपको समझ में आया? बहुत बढ़िया। ये चल रहा है मराठा यानी कि वेस्टर्न डेक्कन के एरिया में। वहीं दिल्ली में क्या चल रहा है? देखो दिल्ली में क्या चल रहा था 1748 के अंदर, अहमद शाह अब्दाली, जो मुगल अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली के अंदर बहुत सारे इन्वेजन्स किए थे 1748 के अंदर, जिससे मुगल्स है ना वीक हो गए थे। यहां पे कहानी शुरू हो रही है, याद रखना, मुगल्स वीक हो गए थे। क्यों? क्योंकि अटैक फ्रॉम या अटैक बाय अहमद शाह अब्दाली। तो इन्होंने हेल्प मांगी। किन से हेल्प मांगी? मराठाओं से, ठीक है। मराठाओं ने बोला ठीक है, और अभी कौन थे मराठा? कौन थे? बालाजी बाजीराव। तो इन्होंने बोला ठीक है, हम हेल्प कर देंगे, रेडी टू हेल्प, लेकिन हमें चौथ देनी पड़ेगी। एक तरह का टैक्स मान लो, ये 1/4 ऑफ रेवेन्यू शेयर का बोला जाता है इसे, चौथ को, ठीक है। तो मुगल एम्पायर ने बोला हम ठीक है, हम राजी हैं इस बात से, हम दे देंगे तुम्हें चौथ। इसीलिए फिर इन्होंने बोला, बालाजी बाजीराव ने, ठीक है तो हम तुम्हारे जो एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल रेबेलियंस हैं उनके अंदर हम तुम्हें सहायता देंगे, हम तुम्हारी तरफ से लड़ेंगे। ये सुलझौता हो गया, मान ली बात। इसी के चलते मराठा कॉन्फेडरेसी, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि मराठा जो कॉन्फेडरेसी था उसने बहुत ही बड़े एरिया को, पूरे के पूरे लार्ज पोर्शन किसका? भारत का
वॉज अंडर मराठा कॉन्फेडरेसी। इसी के बाद से हुआ था, आपने पढ़ा होगा कि 18th सेंचुरी में मराठाओं के अंदर पूरा भारत था। और ये बात भी सुनी होगी आपने कि अगर 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अगर मराठा नहीं आते तो आज मराठाओं का राज होता, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं होती। ये इसी के कारण था कि मराठा कॉन्फेडरेंसी इतनी ज्यादा ताकतवर थी। इतना समझ में आया? आगे हुआ दिसंबर 1749 के अंदर, दिसंबर 1749 में रोहिलाज, कहां के? द्वाब के, रोहिलाज ऑफ द्वाब ने अटैक कर दिया। किस पे? मुगल एम्परर पे। मुगल एम्परर दोबारा से जाता है, किसके पास जाता है? अगेन वेंट टू मराठा। बालाजी राव फिर से बोलते हैं कि भाई, बालाजी बाजीराव नाना साहिब जो है वो दोबारा से बोलते हैं कि भाई ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं कि ठीक है, पर इस बार है ना हम एग्रीमेंट साइन करेंगे। तो इस बार मराठा क्या करते हैं? एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। किनके साथ? मुगल के साथ। और उस एग्रीमेंट में एक चीज बोलते हैं कि अगर हम जीते तो हमें चौथ चाहिए। किस किस एरिया का चौथ चाहिए? लाहौर का, लाहौर हो गया, हिसार हो गया, जो हरियाणा से स्टूडेंट है वो याद रखो, मुरादाबाद हो गया, मुरादाबाद कहां पे है? यूपी में, ठीक है। उसके बाद मुल्तान हो गया, सिंध हो गया। इन सब का चौथ कलेक्शन का राइट मराठाओं को चाहिए। मुगल एम्परर दोबारा से बोलता है कि हम इस चीज के लिए रेडी हैं। लेकिन जब मराठा ये चौथ कलेक्शन करने जाते हैं लाहौर में, तो वहां पे एक आदमी बैठा रहता है। उस आदमी का नाम है तिमूर शाह दुर्रानी। लाहौर में तिमूर शाह दुर्रानी, ठीक है। ये तिमूर शाह दुर्रानी बोलता है मैं तो नहीं दूंगा भाई साहब, कर लो तुम क्या करोगे। तो इनकी तरफ से कौन जाता है? रघुनाथ जाता है। देखो अभी हमने पढ़ा था ना, ये जो रघुनाथ राव है ये जाता है कहां पे? लाहौर में जाता है, और लाहौर में तिमूर शाह दुर्रानी को हरा देता है। कौन जाता है? रघुनाथ वेंट लाहौर एंड डिफीटेड तिमूर। इसने तिमूर को हरा दिया और अब बोलता है अब लाहौर हमारे अंडर में है। ये सोचने के बाद अहमद शाह, अब तिमूर शाह दुर्रानी कौन था? अहमद शाह अब्दाली का बेटा। अहमद शाह अब्दाली बोलता है ये तो तुमने गलत किया, और इसीलिए जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में बैटल ऑफ पानीपत होता है। क्या होता है? बैटल ऑफ पानीपत। और ये कौन सी लड़ाई थी पानीपत की? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। किन किन के बीच में हुई थी? अहमद शाह अब्दाली, अब्दाली एक तरफ था और एक तरफ थे, हाँ एक तरफ ये यहां वाले भी याद रखने वाले हैं, विश्वास राव। अगले कौन थे? सदाशिव राव। अगले कौन थे? शमशेर। और मराठा कॉन्फेडरेसी। इतने लोग होने के बावजूद भी अहमद शाह दुर्रानी इनको हरा देता है, इन लोगों को हरा देता है, और ये आदमी जीत जाता है। क्या हो जाता है? जीत जाता है। अगर ये इसको हरा देते ना तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी भारत के ऊपर राज नहीं करती। लेकिन अहमद शाह अब्दाली ने तख्ता पलट दिया था, मराठा कॉन्फेडरेसी को हरा दिया था, और विश्वास राव, सदाशिव राव और शमशेर मौत के घाट उतारे जा चुके थे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत यहां खत्म होती है। ये जनवरी में हुई थी। इसके बाद जून में जाके बालाजी बाजीराव की भी मृत्यु हो जाती है। कहां, कब हो जाती है? जून 1761। बालाजी बाजीराव वन डाइड, ठीक है। जो नाना साहेब है वो मर जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे एंग्लो मराठा वॉर शुरू हुए, कैसे ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आगे चल के फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का बैकग्राउंड बनता है, और कैसे कैसे मराठा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ते हैं। ठीक है, इतना समझने के लिए आपने यहां तक धैर्य रखा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की। एंग्लो मराठा वॉर जो शुरू हुआ था 1755 में और ख़त्म हुआ 1782 में। कौन सी ट्रीटी से? ट्रीटी ऑफ, ये भी याद रखना, ट्रीटी ऑफ सालबाई। ठीक है, देखो ये जो एंग्लो मराठा वॉर्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े हैं, तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखूंगा, आप मेरी आवाज़ को फॉलो करना और नोट्स बनाते रहना साथ के साथ। ठीक है, शुरू करते हैं।
देखो ये जो मराठा वॉर है इसकी जो शुरुआत हुई थी, ये हुई थी मराठा के घर के अंदर एक वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था। क्या चल रहा था? वॉर ऑफ सक्सेशन। अभी हो क्या रहा था, देखो मैं आपको बताता हूं हो क्या रहा था। बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो चुकी थी और अब पेशवा की गद्दी पे माधव राव को बिठा दिया था। जैसे ही माधव राव को पेशवा बनाया गया, माधव राव पेशवा बन चुका है, और जैसे ही इसको पेशवा बनाया गया, बालाजी बाजीराव का जो भाई था, याद है आपको, रघुनाथ राव, वो ये सोच रहा था पेशवा की गद्दी तो मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन माधव राव को पेशवा कैसे बना दिया। तो इसीलिए वो इसके साथ कुछ ना कुछ ऊंच नीच करता रहता था। और माधव राव एक बहुत ही ज्यादा कैपेबल रूलर था। इसने है ना अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज्यादा ऊंचाई पे लेके गया है, यानी कि मराठास की बहुत ग्रोथ की इसने। लेकिन इसे ये पता था कि इसका जो चाचा है रघुनाथ राव, वो कुछ ना कुछ हरकतें करता रहता है, इसीलिए उसने शनिवार वाड़ा में रघुनाथ राव को हाउस अरेस्ट पे डाल दिया। किसने? माधव राव ने। ठीक है, लिख लेते हैं ये भी, हाउस अरेस्ट ऑफ रघुनाथ राव। ठीक है, लेकिन 1772 के अंदर ट्यूबरक्लोसिस से माधव राव की डेथ हो जाती है। कब डेथ हो जाती है? 1772 में माधव राव डाइड टीबी के कारण। ठीक है, उसके बाद नया जो पेशवा बनता है, उस पेशवा का नाम होता है, इसी माधव राव का भाई होता है नारायण राव, उसे नेक्स्ट पेशवा बनाया जाता है। और नारायण राव इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। नेक्स्ट कौन बनता है? नारायण राव। देखो इस बार फिर से रघुनाथ राव को पेशवा नहीं बनाया गया, तो वो और ज्यादा उसका दिमाग सटका हुआ है। ठीक है, तो इसने क्या किया, ये बहुत ही ज्यादा एक वीक था, बहुत ही वीक रूलर था। अब अगर रूलर वीक है तो मराठा कॉन्फेडरेसी भी अपने आप वीक हो गई। और इस आदमी ने रघुनाथ राव को जो हाउस अरेस्ट किया गया था, वहां से इसने इसको बरी कर दिया, यानी कि रिलीज कर दिया। इसने बोला चाचा है, चाचा को थोड़ी ना हाउस अरेस्ट पे रखते हैं। लेकिन हुआ क्या, इनडायरेक्टली 1773 के अंदर, 1773 के अंदर रघुनाथ राव ने एक कॉन्स्पिरेसी रखी और उसमें नारायण राव को मार दिया। किसको मार दिया? नारायण राव को मार दिया इस कॉन्स्पिरेसी में, और खुद क्या बन गया? पेशवा बन गया। लेकिन लोगों को यह बात पता थी कि रघुनाथ राव पेशवा बना कैसे, कॉन्स्पिरेसी में नारायण राव को मार के, इसीलिए लोग उसे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। बहुत सारे मिनिस्टर्स भी रघुनाथ राव के अगेंस्ट थे। आगे चल के 1774 के अंदर नारायण राव की जो वाइफ है उसका नाम है गंगाबाई। वो एक लड़के को जन्म देती है और उस लड़के का नाम पड़ता है सवाई माधव राव। माधव राव टू भी आप बोल सकते हो इसे। नाना फडणवीस करके एक इंसान है, क्या नाम है? नाना फडणवीस। ये बहुत ही ज्यादा इंफ्लुएंशियल लीडर है। ये बोलते हैं कि मैं इस सवाई माधव राव को पेशवा बना के रहूंगा, और इसीलिए उन्होंने किसका गठन किया? एक बारबाई काउंसिल बनाई। क्या बनाई? बारबाई काउंसिल। बारबाई काउंसिल का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी काउंसिल है जिसमें 12 मिनिस्टर्स होंगे, और ये 12 के 12 मिनिस्टर्स बहुत ही इंफ्लुएंशियल मिनिस्टर्स हैं। और इनकी हेल्प से नाना फडणवीस ने सवाई माधव राव, जो मात्र 40 दिन के थे, 40 डेज ओल्ड थे, उनको पेशवा की गद्दी पे बैठा दिया। इससे रघुनाथ राव का दिमाग और खराब हो गया। उन्होंने बोला ये क्या हो गया भाई? तो रघुनाथ राव का दिमाग और ज्यादा खराब हो गया, और रघुनाथ राव ने कुछ काम करने शुरू कर दिए। जैसे क्या काम किया मैं बताता हूं। इस रघुनाथ राव ये गया, अब ये सोचता है कि भाई अब मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, तो मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाता हूं। तो ट्रीटी ऑफ सूरत साइन की इसने। किसने? सूरत। किसने? 1775 में। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सूरत साइन की। अब जब ट्रीटी ऑफ सूरत साइन हुई, किसके बीच में? किसके बीच में? इसके बीच में, रघुनाथ राव और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ट्रीटी ऑफ सूरत साइन हुई। तो इस ट्रीटी ऑफ सूरत में यह बोला गया कि रघुनाथ राव को 2500 सोल्जर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। क्या क्या बातें हुई इसमें? 2500 सोल्जर्स टू रघुनाथ राव। ठीक है, इन रिटर्न क्या मिलेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो ब्रिटिशर्स को जो मिलेगा, वो मैं ब्लू से लिख रहा हूं, ब्रिटिशर्स को मिलेगा सालसेट, बसाइन के एरियाज मिलेंगे, और रेवेन्यू शेयर मिलेगा। रेवेन्यू शेयर किन किन का मिलेगा? सूरत और भरूच जैसे एरिया का। ये ट्रीटी ऑफ सूरत साइन हो गई। लेकिन पता है हुआ क्या? हुआ ये 1775 है। इससे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका है। तो ट्रीटी ऑफ सूरत तभी मान्य होती, तभी उस पर ठप्पा लगता जब उसे बंगाल पास कर देता। क्यों? क्योंकि बंगाल में अब एक काउंसिल बैठी हुई है जिसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बिठाया था। ठीक है, तो अब ये जाता है बंगाल में, ये पेपर लेके, ट्रीटी ऑफ सूरत का पेपर बंगाल जाता है, बंगाल में पहुंचता है ये पेपर। इतने में क्या होता है, यहां पे जो ये लोग हैं, कौन कौन से लोग हैं?
अच्छा, सोल्जर्स की तरफ से यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से एक आदमी आता है जिसका नाम होता है कर्नल कीटिंग्स, ठीक है, और रघुनाथ राव, ये एक तरफ होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो रहता है वो रहता है हरिपंथ फड़के। अब हरिपंथ फड़के कौन है? बार भाई काउंसिल का एक मेंबर होता है, बार भाई काउंसिल का एक मेंबर होता है हरिपंथ फड़के, ठीक है, ठीक है। ये हरिपंथ फड़के बार बाई काउंसिल का मेंबर होता है। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और ये अपनी गोरिल्ला टैक्टिक्स से इनके ऊपर वॉर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इतने में होता क्या है, वहां पे बंगाल में जो आदमी बैठा है उसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग। कौन बैठा है? वॉरेन हेस्टिंग। वो बोलता है कि हम है ना इस ट्रीटी को कंडेम कर रहे हैं, हम नहीं मानते भाई ये कोई ट्रीटी है, हट कुछ भी तुम बना के दे दोगे हम अप्रूव कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। और ये इनको बोलता है, किनको बोलता है? इनको, कि भाई इस ये जो लड़ाई चल रही है ना, इस लड़ाई को रोको, स्टॉप द वॉर, कुछ भी तुम अपने हिसाब से करने लग जाओगे, ऐसा नहीं चलेगा। और इनको बोलता है कि भाई आप है ना हमारे साथ एक फ्रेंडली ट्रीटी कर लो, हमें लड़ने की क्या जरूरत है, आप हमारे साथ क्या कर लो, एक फ्रेंडली ट्रीटी साइन कर लो, हम दोस्त हैं, भाईचारा है हमारा आपस में, अब हम भी यहीं के हो गए हैं तो क्यों लड़ना है। तो वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, इन दोनों को शांत करवा दिया। जब इनको फ्रेंडली ट्रीटी के लिए यहां से एक आदमी भेजा तो उस आदमी का नाम था कर्नल अपटन। क्या नाम था? कर्नल अपटन। इतना समझ में आया आपको? ट्रीटी ऑफ सूरत हुई, ट्रीटी ऑफ सूरत ने बोला 2500 सोल्जर्स हम देंगे रघुनाथ राव को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला इन रिटर्न ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिलेगा, सालसेट और बसेन के एरिया और रेवेन्यू शेयर मिलेगा सूरत और भरूच जैसे एरिया में। इधर से कौन गया? कर्नल कीटिंग्स, रघुनाथ राव एक तरफ थे, वहां से बार बाई काउंसिल का एक मेंबर गया हरिपंथ फड़के। इस हरिपंथ फड़के ने अपनी गोरिल्ला टैक्टिक्स अपनाई और इनको बहुत मारा पीटा। वहीं इसी के बीच में वॉरेन हेस्टिंग अपना एक बयान लेके आता है और बोलता है कि हमें है ना ये वॉर रोकनी चाहिए, हमें मेरे को नहीं लगता कि ये चीजें सही हो रही हैं। तो इन्होंने बोला इनको कि भाई वॉर रोक दो, इनके साथ बोला कि भाई आप एक फ्रेंडली ट्रीटी साइन कर लेते हैं। कर्नल अपटन को फ्रेंडली ट्रीटी साइन होती है और वो ट्रीटी बनती है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। कौन सी ट्रीटी बनती है? ट्रीटी ऑफ पुरंदर। दूसरी ट्रीटी हुई, कौन सी ट्रीटी हुई? ठीक है, तो दूसरी एक ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ये कब साइन हुई? 1776 के अंदर साइन हुई। ये भी बात हम समझ चुके हैं। अब इस ट्रीटी में क्या बोला गया? इस ट्रीटी में जो इनको मिला, किनको? मराठाओं को जो मिला, इन्होंने बोला कि हम क्या करते हैं, हम है ना सवाई माधव राव को पेशवा एक्नॉलेज कर रहे हैं। किन्होंने बोला? ब्रिटिशर्स ने बोला। ठीक है, ये अच्छी बात है। दूसरी चीज क्या बोली? हम है ना, हम किसी भी मराठा एनिमी को सपोर्ट नहीं करेंगे, नो सपोर्ट टू मराठा एनिमी। दूसरी चीज ये बोल दी। ठीक है, ये भी बात सही है। इन रिटर्न उसने क्या बोला कि भाई ब्रिटिशर्स को क्या मिलेगा, जितनी भी टेरिटरीज मराठाओं ने ली थी इनकी, वो टेरिटरीज को रिटर्न कर दिया गया। किनको? ब्रिटिशर्स को। और एक बात बोली कि हम सैलसेट नहीं देंगे भाई, हम सैलसेट के बदले तुम्हें 3 लाख का कोई और टेरिटरी ले लो, वो ले लो, बट सैलसेट जैसी जगह हम आपको नहीं देंगे। ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन होती है 1776 में। इतना समझ में आया? अब देखो, माधव राव को पेशवा एक्नॉलेज कर लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो रघुनाथ राव का क्या? अब रघुनाथ राव को बोला कि भाई तू तेरी आर्मी को डिसबैंड कर दे और पेशवा तुम्हें 25,000 की तनख्वाह देंगे। ये मराठाओं ने बोला कि भाई आप छोड़ दो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि तुम छोड़ दो इसे, हम अपने हिसाब से देख लेंगे, और उसको बोला कि भाई तू अपनी आर्मी डिसबैंड कर दे और हम तेरे को 25,000 रुपए की तनख्वाह दे रहे हैं। ये सब चल रहा था। ठीक है, अब पता क्या होता है? अब होता है 1777 आता है। कौन सा ईयर आता है? 1777। 1777 ईयर के आते आते मराठाओं को यह पता चल चुका होता है कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनके इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाज कर रही है, तो हमें हमारी प्रोटेक्शन के लिए हमारी फोर्स को और ज्यादा स्ट्रांग करना पड़ेगा। इसीलिए वो बाहर से 2500 2.5 के यूरोपियन सोल्जर्स मंगवाते हैं, यानी कि फ्रांस के सोल्जर्स लेके आते हैं, और वो बोलते हैं कि आप हमारे है ना ट्रेन करो। कितने लोगों को? 10,000 सोल्जर्स को ट्रेन करो। इसके बदले में फ्रांस को क्या मिलता है? फ्रांस को मिलता है एक पोर्ट। कहां पे? वेस्ट कोस्ट पे। जैसे ही फ्रांस को एक पोर्ट मिला वेस्ट कोस्ट पे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चिढ़ जाती है और अटैक कर देती है। किसके ऊपर? मराठाओं के ऊपर। क्यों? क्योंकि एक पोर्ट दे दिया, इससे ब्रिटिशर्स ट्रिगर्ड हो गए कि भाई तुम तो हमारे एनिमी को सपोर्ट कर रहे हो, ये तो गलत बात है। अब यहां की जो लड़ाई शुरू होती है, वहां पे एक इंसान आता है जिस इंसान का नाम है महादजी शिंदे। क्या नाम है? महादजी शिंदे।
ये मराठाओं की तरफ से लड़ता है। अब देखो ये कहानी इंपॉर्टेंट है। महाजी शिंदे एक आदमी भेजता है कहां पे, अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सपोज करो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे एक आदमी भेजेगा और उनको बोलेगा कि ये महाजी शिंदे आपको तलेगांव करके एक जगह है, यहां पे तलेगांव में पकड़ने वाले हैं। तलेगांव घाट वाला एरिया है, वहां पे पकड़ेंगे आपको और आपको वहां पे मारेंगे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फोर्सेज यहां पे भेज देती है, लेकिन महाजी शिंदे यहां पे है ना अपनी फोर्सेज दोबारा हाई लेवल की फोर्सेज भेजता है और यहां पे ब्रिटिशर्स को हरा देता है। वहीं आगे चल के एक और जगह है जहां का पे नाम होता है खोपोली, आपको याद होगा, जो मेरे भाई बहन महाराष्ट्र से हैं और पूना से, उनको याद होगा। जो खोपोली है वहां पे है ना इनका सप्लाई बेस था, इन सप्लाई बेस को भी खत्म कर देते हैं। बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भाग जाती है। अब भाग के कहां पे मिलती है, भाग के मिलती है एक जगह है जहां पे, यहां का नाम है वडगांव। क्या नाम है, वडगांव। और वडगांव में जाके बोलती है कि भाई हम सरेंडर कर रहे हैं, हमें माफ कर दो। तो यहीं पे एक ट्रीटी साइन होती है, उस ट्रीटी का नाम होता है ट्रीटी ऑफ वडगांव। ट्रीटी ऑफ वडगांव। इतना समझ में आया आपको? GAON है, याद रख लेना, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इस ट्रीटी ऑफ वडगांव में क्या क्या होता है, देखो ट्रीटी ऑफ वडगांव में होता है पहली चीज कि भाई टेरिटरीज एक्सचेंज हो गई, यानी कि टेरिटरीज एक्सचेंज्ड, समझ में आया। दूसरी चीज, रघुनाथ राव को बोलता है भाई तू सरेंडर कर दे, और तुम क्या करो, मराठा बोलते हैं रघुनाथ राव को, भाई सरेंडर करते तू झांसी चले जा, तो क्यों अपने बेफालतू में अपने घर के मामलों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दखलंदाज कर रहा है, और हम तेरे को है ना पेंशन देंगे। रघुनाथ राव ये बात मान लेता है, लेकिन रघुनाथ राव एक कंडीशन पे मानता है, वो बोलता है कि मेरा जो बेटा है ना बाजीराव 2, उसको तुम पेशवा के एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल करोगे तो मैं चले जाऊंगा। ये लोग बोलते हैं बिल्कुल ठीक है हम कर लेंगे। लेकिन जैसे ये ट्रीटी होती है ना, वॉरेन हेस्टिंग जो होता है, वॉरेन हेस्टिंग वो बोलता है भाई तुम एक बात बताओ हमें, तुम हमको मजाक में ले रहे हो क्या। वॉरेन हेस्टिंग ने इस ट्रीटी को खत्म कर दिया। उन्होंने बोला कौन सी ट्रीटी भाई, कुछ ट्रीटी व्रीटी नहीं, दूसरी चीज हम तुम्हारे साथ पीस ट्रीटी करेंगे, इतने कमजोर थोड़ी ना हम। तो वॉरेन हेस्टिंग अपनी 3 फोर्सेस भेजता है, और तीनों बड़ी बड़ी फोर्सेस भेजता है। और कहां पे भेजता है, पहली जो फोर्स होती है उसका नेतृत्व करते हैं कर्नल गोदार्ड। क्या, गोदार्ड। दूसरी जो फोर्स होती है उसका नेतृत्व करते हैं पोपहम, कैप्टन पोपहम। तीसरी जो फोर्स होती है उसका नेतृत्व कर लें जनरल कैमैक। और ये तीनों अहमदाबाद को खत्म कर देते हैं, अहमदाबाद पे जीत कर लेते हैं अपनी। ये ग्वालियर को खत्म कर देते हैं, और ये पूना के अंदर या सिंधिया जो सिपरी में बैठे हुए हैं, सिपरी के अंदर जो सिंधिया बैठे हुए हैं उनको फरवरी 1781 में हरा देते हैं जनरल कैमैक, और महाजी शिंदे यहां पे हार जाते हैं। जैसे ही महाजी शिंदे हार जाते हैं ना, महाजी शिंदे के साथ एक पीस ट्रीटी साइन करते हैं। कौन करता है पीस ट्रीटी, पीस ट्रीटी कौन करता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये बोलती है भाई हमने तेरी टेरिटरीज ले ली, तेरे को हरा दिया, अब तू हमारी बात मान, हम तेरे साथ पीस ट्रीटी कर रहे हैं। और उस पीस ट्रीटी में एक बात बोली, जब भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठाओं की होएगी बातचीत या कोई भी सुलझौता होगा, तो तू हमेशा हमेशा के लिए क्या रहेगा, यू विल बी न्यूट्रल, तू किसी का साथ नहीं देगा। ये इस चीज का हमें वादा कर। महाजी शिंदे मान जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो हार चुका होता है। इतनी चीजें हो गई। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन सब चीजों को हरा देते हैं। तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक चीज करती है, और वो होती है ट्रीटी ऑफ सालबाई। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खदेड़ती हुई चली जाती है मराठा फोर्सेस को, और बाद में एक ट्रीटी साइन होती है जिस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ सालबाई। क्या नाम है, ट्रीटी ऑफ सालबाई। इस ट्रीटी में हुआ क्या, इस ट्रीटी में यह हुआ, ठीक है, दोबारा से देखते हैं इस ट्रीटी में हुआ क्या। इस ट्रीटी में ये हुआ कि सैलिसिट करके जो जगह है ना, अब सैलिसिट किसको बोलते हैं, पूना हो गया, खोपोली हो गया, मुंबई हो गया, इन सब चीजों को क्या बोलते हैं, सैलिसिट। सैलिसिट करके जो जगह है ना वो ब्रिटिशर्स को दी जाएगी। ब्रिटिशर्स वाले ब्लू में लिख रहा हूं, यानी कि सैलिसिट टू बी गिवन टू ब्रिटिश, पहली चीज। दूसरी, ठीक है, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, इंग्लिश वाले है ना किसी भी रघुनाथ राव जैसे इंसान को नहीं जानते, ना ही वो सपोर्ट करते। किसको नहीं जानते, नो सपोर्ट फॉर रघुनाथ राव या कोई भी एनिमी, ठीक है। तीसरी चीज, लेकिन इसमें इनको क्या करना पड़ेगा, मराठाओं को करना पड़ेगा नो यूरोपियन, कोई भी यूरोपियन को सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा।
समझ में आ गया? फ्रांस हो गया, डच हो गया, नहीं तुम्हें सपोर्ट नहीं करना है किसी भी यूरोपियन कंट्री को, सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात मानोगे। और इस ट्रीटी, अब देखो गेम कहां पे है, इस ट्रीटी का जो देखभाल करेगा उसका नाम क्या रख दिया? महादजी शिंदे। क्यों? क्योंकि वो महादजी शिंदे एक न्यूट्रल था, यानी कि इस ट्रीटी का जो गारंटर है वो कौन बनाया गया? वो बनाया गया महादजी शिंदे को। और इसी के साथ ट्रीटी ऑफ सालबाई के साथ ये खत्म होता है क्या? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। कब तक चला? 1755 से लेके 1782 तक। देखो बात करते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर ये कब तक चला था? 1803 से लेके 1805 तक। अच्छा, ये वॉर पता है शुरू कैसे हुआ था? ये वॉर शुरू हुआ था ट्रीटी ऑफ बसेन से। ट्रीटी ऑफ बसेन 1802 में। इन चीजों को समझने से पहले आपको है ना एक चीज समझनी पड़ेगी। क्या? देखो, जो रघुनाथ राव था ना, जो रघुनाथ राव था उसके 3 बेटे थे, बाजीराव टू, चीमाजी राव, अमृत राव। ये अमृत राव जो था ना, ये था अडॉप्टेड, और इसका एक बेटा था जिसका नाम था विनायक राव। ठीक है, ये समझ के चलो आप, मैंने ये क्या क्या बताया। देखो, हमने पिछले वीडियोस में ये देखा था कि जो माधव राव है, जो बालाजी बाजीराव का जो बेटा था माधव राव, उसकी मृत्यु हो जाती है। कैसे हो जाती है? टीबी से हो जाती है 1772 में। उसके बाद एक पेशवा बनता है, उसका नाम था नारायण राव। अब नारायण राव इतना ज्यादा अच्छा नहीं है तो उसे कॉन्स्पिरेंसी में रघुनाथ राव मार देता है। नारायण राव का एक बेटा है सवाई माधव राव, उसको नेक्स्ट पेशवा बनाया जाता है नाना फडणवीस की हेल्प से। इतना समझ में आ गया? अब हुआ क्या है आगे चल के 1795 के अंदर ये जो सवाई माधव राव है ना, ये सुसाइड कर लेता है। कौन कर लेता है? 1795 में सवाई माधव राव सुसाइड कर लेता है, और ये शनिवार वाड़ा की दीवार से कूद के मर जाता है। ठीक है, क्या कारण था वो आपको मराठा की हिस्ट्री में पता चल जाएगा आगे अगर आप पढ़ोगे तो। ठीक है, अब पेशवा की गद्दी खाली है, तो अब जो पेशवा बनता है वो बनता है बाजीराव टू, नया पेशवा बन जाता है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इनकैपेबल रूलर होता है, और ये वीक रूलर के कारण, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कोई रूलर वीक है तो मराठा कॉन्फेडरेसी वीक पड़ जा रही है। अब ये वीक था, इसीलिए ये बाजीराव टू पूना, अच्छा ये ऐसे समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। कैसे? देखो, अब मराठा कॉन्फेडरेसी वीक पड़ने लग गई। अगर ये वीक पड़ रहे तो ये आपस में लड़ाई करने लग गए। इनको संभाले हुए कौन था? नाना फडणवीस। तो 1800 के अंदर नाना फडणवीस की भी डेथ हो जाती है। बुढ़े हो गए थे भाई, वो भी डाइड। उसके बाद तो भाई लड़ाइयां शुरू हो गई इनके बीच में। किनके बीच में? मराठा कॉन्फेडरेसी के बीच में। तो पता है पेशवा जो पूना, हाँ अब ये याद रखो, पूना में कौन थे? पेशवा, मैं पी लिख रहा हूं सिर्फ। और ग्वालियर में कौन थे? सिंधिया। अब पूना में कौन बैठा था? बाजीराव टू। और सिंधिया में कौन था? दौलत राव सिंधिया। ये दोनों एक साथ आए। और इस तरफ जो थे वो थे इंदौर में कौन था? होलकर। और यहां पे जो राजा थे वो कौन थे? जसवंत राव होलकर। अब देखो होता क्या है, ये जो जसवंत राव होलकर है ना, ये अपना नॉर्थ में एक्सपेडिशन शुरू कर देता है। एक्सपेडिशन का मतलब नॉर्थ में टेरिटरीज को एक्वायर करना शुरू कर देता है। और इसका एक भाई होता है, जिसका नाम था विट्ठूजी होलकर। ठीक है, ये साउथ की तरफ चले जाता है। तो पता है जब ये साउथ की तरफ जाता है ना, तो ये पेशवा की टेरिटरीज में एंटर करने लग जाता है। कौन? विट्ठूजी होलकर, जिससे पेशवा नाराज हो जाता है। अच्छा, ये दोनों एक उसमें थे। ठीक है, पेशवा नाराज हो जाता है और पेशवा बोलता है कि इसको है ना हाथी के नीचे कुचलवाओ। ये मर जाता है। इससे नाराज होकर जसवंत राव होलकर जो इसका भाई था वो इसके ऊपर अटैक कर देता है। ठीक है, और ये अटैक कहां पे होता है? पूना के अंदर होता है, हड़पसर करके एक जगह। पूना के अंदर हड़पसर करके एक जगह, वहां पे अटैक करता है कौन? जसवंत राव होलकर। इस अटैक के कारण बाजीराव जो टू है वो यहां से भाग जाता है। बाजीराव टू भाग जाता है और कहां पे चले जाता है? बाजीराव टू भाग के जाता है बसैन में। कहां पे चले जाता है? बसाइन, जो आज का वसई है। यानी कि बाजीराव टू फ्लेड टू बसैन। इतना समझ में आया आपको? और ये अब जो गद्दी पे बैठता है, पेशवा की गद्दी पे बैठता है, वो बैठा है अमृत राव का बेटा विनायक राव। अच्छा, ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि ये जो जसवंत राव होलकर है ना, इसने है ना इसको सपोर्ट कर दिया। किसको सपोर्ट कर दिया? विनायक राव को। क्या सपोर्ट किया? कि भाई मैं तेरे को गद्दी पे बैठा रहा हूं। ये खुद पेशवा की गद्दी पे नहीं बैठा। क्यों? क्योंकि इसको ऐसा लगा कि बाकी के जितने भी मराठा है ना वो सारे इकट्ठे होकर इसके ऊपर अटैक कर देंगे, इसीलिए इसने विनायक राव को चुना और विनायक राव इसके साथ था।
जसवंत राव होलकर के साथ। ये समझ में आया? तो अब पेशवा की गद्दी पे कौन बैठा हुआ है? विनायक राव। अब पेशवा की गद्दी पे कौन बैठा हुआ है? विनायक राव। ये पेशवा बन चुका है। तो ये जो बाजीराव टू जो बसैन गया था, ये इसकी मुलाकात होती है, किससे होती है इसकी मुलाकात? ब्रिटिशर्स से होती है। और यहां पे एक ट्रीटी साइन होती है, उस ट्रीटी का नाम क्या होता है? ट्रीटी ऑफ बसैन। अच्छा, इस ट्रीटी की क्या क्या बातचीत होती है? ये है 1802 में। यही एक कारण बनेगा सेकंड एंग्लो मराठा वॉर का। ठीक है, तो इसकी क्या क्या शर्तें हैं? पहली शर्त कि भाई जो सूरत है ना, जो सूरत है वो सूरत दे दिया जाएगा किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। दूसरा कि अब निजाम से जो चौथ कलेक्ट कर रहा था मराठा, निजाम के जो चौथ कलेक्शन राइट्स थे बाय मराठा, वो खत्म हो जाएंगे। अब वो खत्म हो जाएंगे। या क्यों? क्योंकि ये सब्सिडरी अलायंस साइन कर चुका था निजाम हैदराबाद का। ठीक है, इसके इन रिटर्न इसको क्या मिल रहे थे? 6000 ट्रुप्स मिल रहे थे। किसको मिल रहे थे? 6000 ट्रुप्स बाजीराव टू को, ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। किसको? बाजीराव टू को। और ये जो ट्रुप्स थे ना, ये परमानेंट थे, यानी कि जीतने के बाद भी ये ट्रुप्स तुम्हारे ही पास रहेंगे, लेकिन तुम इनकी सैलरी दोगे। यानी कि इन रिटर्न इसने इससे सब्सिडरी अलायंस साइन करवा लिया। इतनी बातें हो गई। चौथी चीज क्या हुई इस ट्रीटी के अंदर? इन्होंने बोला कि हमें ना 26 लाख की कोई भी एक टेरिटरी दे दो। कि इन्होंने बोला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो उन्हें 26 लाख की एक टेरिटरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। ये भी चीज हो गई। पांचवी चीज, मराठाओं को ये सख्त आदेश दे दिया कि आज से तुम यूरोपियंस के साथ हाथ नहीं मिलाओगे, किसी भी को भी एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे। एम्प्लॉयमेंट टू नो यूरोपियंस, नो अदर यूरोपियंस, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जो भी यूरोपियंस हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे तुम। कहने की साफ बात यह है कि इस ट्रीटी ऑफ बसाइन ने पूरा का पूरा जो मराठा एम्पायर है वो अपने अंडर कर लिया था। ये बात हो गई। लेकिन जैसे ही ये ट्रीटी साइन हुई, जितने भी मराठा के चीफ थे वो इस ट्रीटी से खुश नहीं थे और इन्होंने सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर कर दिया। कि इन्होंने एंग्लो मराठा वॉर किया, जो मराठा के चीफ थे, मराठा चीफ नॉट हैप्पी। किससे हैप्पी नहीं थे? इस ट्रीटी से हैप्पी नहीं थे वो, कि हम नहीं चाहते कि हमारा एक बंदा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर हमारे ही खिलाफ लड़े। उसने क्या किया? ये ट्रीटी साइन हो गई, इन्होंने विनायक राव को हटा दिया और अगला पेशवा दोबारा से किसको बना दिया? बाजीराव टू को ही अगला पेशवा बना दिया। यानी कि बाजीराव टू अब क्या बन चुका है? पेशवा। पेशवा की गद्दी पे बैठ चुका है। जैसे ही पेशवा की गद्दी पे बैठा, इन लोगों ने रिवोल्ट शुरू कर दिया और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हो चुका है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने दिमाग लगाया और पता है इसको कैसे खत्म किया? इन सब लोगों के साथ कुछ ना कुछ ट्रीटी साइन कर ली। यानी कि ब्रिटिशर्स का जो दिमाग था वो एक ही दिमाग था, क्या? डिसइंटीग्रेट कर दो। किसको डिसइंटीग्रेट कर दो? पूरे के पूरे मराठा एम्पायर को डिसइंटीग्रेट कर दो। और कैसे कर दो? सबके साथ कुछ ना कुछ ट्रीटी साइन कर लो, पहले हरा दो फिर ट्रीटी साइन कर दो। और ये काम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1806 तक होलकर्स, भोसले, सिंधियास सबको हरा के कर चुका था। हर एक आदमी के साथ, हर एक सिटी के साथ, चाहे वो सिंधिया हो, भोसले हो, होलकर्स हो, उन सब के साथ उन्होंने पीस ट्रीटी साइन कर चुकी थी और अब मराठा एम्पायर पूरी तरह डिसइंटीग्रेट हो चुका था। ये चीज समझ में आई? ये पूरी की पूरी क्या है? सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। बात करते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की। थर्ड मैसूर कह रहा हूं, मराठा वॉर की। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो शुरू हुआ था 1817 में और खत्म हुआ 1818 में। इसके पीछे क्या कारण था, क्या स्टोरी थी, एक एक करके ध्यान से समझने की कोशिश करना। दो ही कारण थे इंपॉर्टेंट जो इस एंग्लो मराठा वॉर के अंदर थे। देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि मराठा कॉन्फेडरेसी में कौन कौन था। एक तरफ थे गायकवाड़ जो बड़ौदा में थे, एक तरफ थे पेशवा जो पूना में थे, ये याद रखना है आपको। एक तरफ थे भोसले जो नागपुर में थे, एक तरफ थे सिंधिया जो ग्वालियर में थे, और एक तरफ थे होलकर जो इंदौर में थे। ये चीजें समझ में आई आपको? अब पता है हुआ क्या? इसका जो पहला कारण था मैं वो बताने जा रहा हूं। अच्छा, इस सबसे पहले एक चीज आपको याद रखना, एक पिंडारी करके होते थे, पिंडारीज। ये जो वॉर है ना, एंग्लो मराठा वॉर 1817 से 1818 के बीच में, इसी में वॉर ऑफ पिंडारीज भी थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पिंडारियों को खत्म करने में लग चुकी थी। अब ये पिंडारीज थे क्या? ये थे मर्सिनरी। क्या थे? मर्सिनरी। यानी कि ये वो लोग थे जो मराठा आर्मी को सपोर्ट करते थे। जब भी मराठा कॉन्फेडरेसी किसी वॉर के लिए निकलती थी तो पिंडारीज मराठाओं को सपोर्ट करते थे। लेकिन ये लोग ये नहीं बोलते थे कि हमें पैसे चाहिए, ये बोलते थे कि आप उन्हें हरा दो, उसके बाद हम लूटपाट करके जो अमाउंट हमें मिलेगा उनसे हम हमारा जीवन चलाएंगे।
लेकिन सेकंड एंग्लो मैसूर मराठा वॉर में हमने ये देखा कि अब तो सब सारे के सारे जो कॉन्फेडरेसी है वो डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं। तो अब क्या हुआ, इन पिंडारियों के पास काम नहीं था, तो ये रोजी रोटी कहां से कमाए, तो इन्होंने साइड की टेरिटरीज पे अटैक करना शुरू किया। तो इन्होंने अटैक किया, किसके ऊपर अटैक किया, अटैक किया इन्होंने निजाम के ऊपर। दूसरा जो अटैक किया इन्होंने वो किया कार्नेटिक के ऊपर। बाद में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज में भी घुस गए। तो पहला तो कारण यही था कि ये पिंडारीज अटैक करने लग गए थे। इसके रिटेलिएशन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पिंडारीज पे अटैक किया 1870 में। कितने में, 1870 में। अब जैसे ही 1817 अटैक बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जैसे ही ये अटैक किया, पेशवा और इधर जो लोग थे मराठा वाले, इन्होंने लगा ये हमारी सोवर्निटी पे अटैक है, हम ये चीज नहीं सहेंगे। पहला कारण तो ये हो गया पिंडारियों पे अटैक करना। दूसरा कारण था, दूसरी जो कहानी है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो गायकवाड़ और पेशवा, हमने ये भी देखा था कि सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद सब डिसइंटीग्रेट हो चुके थे, तो गायकवाड़ पेशवा अपना अपना काम कर रहे थे। लेकिन गायकवाड़ और पेशवा के बीच में एक फाइनेंशियल इशू था। क्या था, एक फाइनेंशियल इशू। उस फाइनेंशियल इशू को करने के लिए यहां से एक आदमी जाते हैं पेशवा पूना के अंदर, जिनका नाम था गंगाधर शास्त्री। क्या नाम था, गंगाधर शास्त्री। ये बोलते हैं कि भाई जितने भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं हम लोग सही कर लेते हैं, देखी जाएगी क्या होगा। लेकिन पूना में एक आदमी था त्रिम्बकाजी डांगलिया। क्या नाम था, त्रिम्बकाजी डांगलिया। इसने बोला कि भाई हमें कुछ नहीं पता तेरा, तो ये है ना इसको मार देता है, यानी कि गंगाधर शास्त्री को मार देता है त्रिम्बकाजी डांगलिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसके अंदर इंटरफेयर करती है और ये बोलती है कि भाई ये क्या किया तूने, त्रिम्बकाजी डांगलिया को गायकवाड़ को दे। तो पेशवा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नीचे ही था। क्यों, क्योंकि उन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी पिछले में, ट्रीटी ऑफ बसैन। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप एक काम कर लो, त्रिम्बकाजी डांगलिया को मैं आपको दे देता हूं। तो उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना ही मिनिस्टर सौंप दिया। इतनी बातें समझ में आई। उसके बाद ये हुआ कि भाई उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लगा कि हम लोग है ना, कि ये जो पेशवा लोग है ना, ये जो पूना में जो लोग हैं, ये लोग कुछ ना कुछ चीजें कर रहे हैं। तो इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ट्रीटी साइन कर ली पूना में, और उसका नाम पड़ा ट्रीटी ऑफ पूना 1817। इसमें ये बोला, ट्रीटी ऑफ पूना साइन की 1817 में, जिसमें ये बोला कि भाई तू है ना पेशवा किसी के भी साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा, नो कम्युनिकेशन टू अदर मराठा कॉन्फेडरेसी, अदर मराठा कॉन्फेडरेसी। ठीक है, ये चीज किसको बोली इसने, पेशवा पूना में जो बैठा है उसको बोल दी। पेशवा को क्या करना पड़े भाई, उनको ये बात माननी पड़ी। और इसी के चलते ब्रिटिशर्स ने जो नर्मदा से ऊपर की नॉर्थ की टेरिटरीज थी वो भी एक्वायर कर ली, और टुंगभद्रा की साउथ की टेरिटरीज थी वो भी एक्वायर कर ली। ये चीज खत्म हो गई यहाँ पे। तो ये दो कारण थे, पहला कारण क्या था, पिंडारियों पे अटैक, और दूसरा कारण क्या था, ट्रीटी ऑफ पूना। इससे बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएशन फेस हो रहा था, किसको, पेशवा को। तो ये 1 साल लेता है और ये बोलता है भाई अब मैं ना वापस रिटर्न करूंगा। तो ये क्या बोलता है, भोसले, सिंधिया और होलकर, इन तीनों को अपने साथ मिलाता है। कौन मिलाता है, पेशवा, भोसले, सिंधिया, होलकर, ये तीनों एक साथ मिलते हैं, ये चारों एक साथ मिलते हैं। और अब ये 1 साल तक कड़ी मेहनत करते हैं। यानी कि पेशवा अब कुछ पैसे जमा करता है, वो इन्हें भी पैसे देता है, किनको, सिंधिया को, होलकर को और भोसले को पैसे देता है कि भाई तुम भी अपनी आर्मी स्ट्रांग करो। और ये अच्छा होता क्या है, इस बीच होता क्या है कि पेशवा और सिंधिया जो है वो है ना बाहर के रूलर्स को है ना अपना अपना एक लिंक एस्टैब्लिश करने के लिए एक फरमान भेजते हैं। क्या करने के लिए, एक बाहर वाले लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए, एक लिंक एस्टैब्लिश करने के लिए एक कागज भेजते हैं। जैसे इन्होंने सिख रूलर को एक भेजा। उस समय सिख रूलर कौन थे, रणजीत सिंह। उसके बाद ये नेपाल भी भेजते हैं। लेकिन जैसे ये लोग करते हैं ना, सिंधिया पकड़ा जाते हैं, सिंधिया पकड़ा जाते हैं। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती है कि भाई हम तुम्हें तभी छोड़ेंगे जब तू हमारे साथ ट्रीटी ऑफ ग्वालियर साइन करेगा। तो इधर से साइन होती है कौन सी, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर। अब 2 प्लेयर आउट हो चुके हैं, कौन कौन से, गायकवाड़ भी गए और सिंधिया भी गए। और इस ट्रीटी ऑफ ग्वालियर में क्या लिखा हुआ था कि भाई तू है ना ही तो उनको सपोर्ट करेगा, और दूसरी चीज तू पिंडारियों के साथ भी नहीं रहेगा। पिंडारियों को सप्रेस करने के लिए, यानी कि हमारी हेल्प करेगा, सप्रेसिंग के लिए हमारी हेल्प करेगा। तो सिंधिया भी आउट हो गए गेम से। अब बचे पेशवा, भोसले और होलकर। ठीक है, तो अब हुआ क्या, अब पेशवा जाते हैं कहां पे, हाँ इन सब चीजों का बदला लेने के लिए पेशवा एक चीज करते हैं। क्या करते हैं, नवंबर 1817 में 3rd एंग्लो मराठा वॉर शुरू होती है, और पूना के अंदर ये लोग क्या कर देते हैं, पूना रेसिडेंसी जो होती है वहां पे ये आग लगा देते हैं, फायर। कौन लगा देता है, पेशवा आग लगा देता है। एंग्लो मराठा वॉर यहीं से शुरू हुआ। दूसरी तरफ जो अप्पाराव भोसले थे वो क्या करते हैं, नागपुर में अटैक कर देते हैं ब्रिटिश रेसिडेंसी पे।
नागपुर में अटैक कर देते हैं ब्रिटिश रेसिडेंसी पे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे, ठीक है। लेकिन ये दोनों ही लोग हार जाते हैं। ये कहां पे हारते हैं? खड़की में हार जाते हैं। कौन? पूना वाले। और ये जो भोसले हैं ये कहां पे हार जाते हैं? सीताबुल्दी में हार जाते हैं। ये जगह के नाम है। अब ये दोनों हार गए। उसके बाद ये भागते रहते हैं। कौन? पेशवा भागते रहते हैं। उसके बाद दिसंबर 1817 में ये लोग होलकर को भी हरा देते हैं मादीपुर में। यानी कि जो दिसंबर 1817 है ना, उसके अंदर होलकर्स भी हार जाते हैं। लॉस्ट इन कहां पे? मादीपुर में। माहिदपुर करके, मादीपुर नहीं, माहिदपुर करके। और यहां पे एक मंदसौर करके एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ मंदसौर, ठीक है। अब देखो, होलकर भी गए, सिंधिया भी गए, ये बचे। कौन बचे? सिर्फ पेशवा बचे पूना के। तो ये इधर उधर भागते रहते हैं। बाद में एक बैटल भी होती है, बैटल ऑफ कोरेगांव, जो जनवरी 1818 में होती है। लेकिन वहां पे भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पेशवा को हरा देती है। सोचो, इतना बड़ा एम्पायर जो मराठा का था, उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे खदेड़ दिया था, ठीक है। बाद में जाके जून 1818 में पेशवा सरेंडर कर देते हैं। पेशवा सरेंडर्ड, ठीक है। ये सरेंडर कर देते हैं। उसके बाद इनको है ना भेज दिया जाता है। कहां पे? एक जगह है बिथूर करके। कहां पे है? कानपुर के पास। वहां पे भेज दिया जाता है और बोलता है अब तू अपनी एंजॉय कर, हम तुम्हें पेंशन दे रहे हैं। एक चीज और मैं बताऊं आपको, ये जो लोग थे ना, ये एक राज्य से हटा के दूसरे राज्य में इसीलिए भेजते थे ताकि इस वाले राज्य को भी ये पता चले जहां पे वो गया है कि अगर तुमने हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस साइन नहीं किया ना तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। ये रणनीति थी। किसकी रणनीति थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। और इसी के साथ पूरा का पूरा मराठा एम्पायर खत्म हो जाता है। और अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना वर्चस्व लहराने के लिए तैयार है। 1818 के बाद से ही मराठा एम्पायर यहां पे पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इतनी बात समझ में आई? पिंडारीज भी इसके साथ खत्म हो चुके थे 1818 तक। तो ये वीडियो थी एंग्लो मराठा वॉर के ऊपर। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। हमने ये मुहिम शुरू की है यूपीएससी 2027। देखो, मैं आपको एक चीज और बताता हूं। अगर आप डेली के डेली रिवाइज और नई चीज नहीं पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आपको रुकना नहीं है, गिरना है, रेंगना है, बट रुकना नहीं है। आपको अपनी जो ये जर्नी है ये कंटिन्यू रखनी है। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप फ्री हो, कुछ भी चीज हो, आपको कंटिन्यूएशन रखना ही रखना पड़ेगा, ठीक है। इस मराठा एम्पायर के आपको क्वेश्चंस लगाने आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। उस वेबसाइट का नाम है www.mannusangwan.in, ठीक है। इस पे थोड़ा कंटेंट अभी कम मिलेगा, लेकिन आने वाले टाइम में हम लोग इस पे भी कंटेंट अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। तो धन्यवाद।